लास्ट क्लास में ड्रोसोफिला वाला एक्सपेरिमेंट समझ लिया था हमने। लिंकेज के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने मॉर्गन साहब का ड्रोसोफिला से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट समझा था। उस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को बताया था कि बॉडी कलर और आई कलर की जो जीन होती है वो पास होती है, जबकि आई कलर और विंग साइज की जीन दूर होती है, वो लूजली लिंक्ड होती है। इस वजह से वहां रिकॉम्बिनेशन की जो परसेंटेज है, वो फ्रीक्वेंसी है, वो ज्यादा आ जाती है। और तो इसी में ही अगला केस हम देते हैं, और वो है स्पेशल टाइप की एक लिंकेज जिसे हम सेक्स लिंकेज के नाम से जानते हैं। हम बच्चों लिंकेज ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये लिंकेज सेक्स क्रोमोसोम की है, तो ऐसी लिंकेज को हम सेक्स लिंकेज कहेंगे। आप लोग सभी बच्चे जानते हैं कि दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। ये एक्स और वाई, ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम है। इन सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर कई सारी जीन्स होती है, जैसे उसके ऊपर जीन है ए, बी, सी, डी, ऐसे कई जीन है। अब जब ये क्रोमोसोम अगली जनरेशन में जाएगा, तो ये ए, बी, सी, डी जीन सारी साथ जाएगी। और आप सभी बच्चे जानते हैं जीन का साथ साथ जाना उसको कहा जाता है लिंकेज। लेकिन ये लिंकेज कौन से क्रोमोसोम की है? सेक्स क्रोमोसोम की है। तो इसलिए बच्चों इस पूरे क्रोमोसोम की लिंकेज का नाम दे दिया सेक्स लिंकेज। अच्छा, सेक्स लिंकेज एक्स क्रोमोसोम की भी हो सकती है, वाई की भी हो सकती है, तो ये भी सेक्स लिंकेज है, ये भी सेक्स लिंकेज है। अब बच्चों ये जितनी भी जीन्स है, ये सारी जीन्स सेक्स क्रोमोसोम से जुड़ी है, तो इन्हीं जीन्स को कहा जाता है सेक्स लिंक्ड जीन्स। ये वर्ड क्लियर रखना बेटा, सेक्स लिंक्ड जीन मतलब सेक्स क्रोमोसोम से लिंक है, जुड़ी हुई जीन है, इनको हम सेक्स लिंक कहते हैं। अगर एक्स क्रोमोसोम से जुड़े तो उसे एक्स लिंक कह देंगे, और अगर वाई क्रोमोसोम से जुड़े हैं तो उन्हें वाई लिंक कह देंगे। आगे मैं जैसे वर्ड बोलूं कि ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम से ये अटैच होता है। क्लियर? सेक्स लिंकेज की अगर हम बात करें, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम में से एक्स क्रोमोसोम पे नंबर ऑफ जीन्स ज्यादा होती है, और वाई क्रोमोसोम पे नंबर ऑफ जीन्स कम होती है। छोटे से वाई पर आप सभी बच्चे जानते हैं 231 जीन होती है, वाई पर कितनी? 231। लेकिन इस एक्स पे तो बहुत ज्यादा जीन होती है, लगभग 1100 के आसपास, 1100 के लगभग जीन होती है, बहुत सारी जीन एक्स क्रोमोसोम पे। जब ये एक्स क्रोमोसोम अगली जनरेशन में जाएगा, तो इस पे जितनी भी 1100 जीन है, क्या साथ जाएगी? अरे सभी साथ जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे? लिंकेज। लेकिन एक्स क्रोमोसोम की है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम की है, तो सेक्स लिंकेज कह देंगे। ये जो सेक्स लिंकेज है, इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट टीएच मॉर्गन को गया है। इसको डिस्कवर करने का काम भी टीएच मॉर्गन को ही जाता है। टीएच मॉर्गन ने इन्होंने ड्रोसोफिला पर स्टडी की थी। ड्रोसोफिला के अंदर इन्होंने एक स्पेशल कैरेक्टर हमने पढ़ा भी था, आई कलर को स्टडी किया था। ड्रोसोफिला का इन्होंने आई कलर स्टडी किया। इस आई कलर के रिस्पेक्ट में इन्होंने कई तरह के क्रॉस किए, जैसे टेस्ट क्रॉस किए, रेसिप्रोकल क्रॉस किए। और रेसिप्रोकल क्रॉस करने के बाद ये पता लगाया कि ये जो आई कलर की जीन है, ये एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होती है। ये बात पता करने वाले साइंटिस्ट टीएच मॉर्गन। आप लोगों को मैंने पहले भी सिखाया है, अगर कहीं पर जीन की लोकेशन पता करना हो, तो सबसे बेस्ट क्रॉस रेसिप्रोकल क्रॉस, टेस्ट क्रॉस नहीं, रेसिप्रोकल क्रॉस। जीन की लोकेशन पता करना है कि जीन ऑटोसोम पे है, साइटोप्लाज्म में है, लोकेशन पता करना है, तो कौन सा क्रॉस करते हैं? रेसिप्रोकल। तो इसके रिस्पेक्ट में भी रेसिप्रोकल क्रॉस किया गया, और पता लगाया कि आई कलर की जीन एक्स क्रोमोसोम पे होती है। अब इस आई कलर में हम देखें तो दो तरह के कलर बनते हैं। इसमें एक तो बनता है रेड कलर, और दूसरा आता है व्हाइट कलर। इनमें से रेड जो है डोमिनेंट है, और व्हाइट रिसेसिव है। अब आप सभी जानते हैं कि अगर हमें रेड और व्हाइट के अलील लिखना है, जीनोटाइप लिखना है, तो मुझे बताओ, मॉर्गन साहब पहले क्या रिसेसिव का लिखते थे? तो रिसेसिव का लिखेंगे तो इसे बच्चों हम लिखेंगे डब्ल्यू, क्योंकि व्हाइट है। लेकिन इस डब्ल्यू के साथ यहां पर एक्स और लगा दिए। अच्छा, एक्स क्यों लगा दिया? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे लिंक है, तो इसको बच्चों एक्स डब्ल्यू कह देंगे। तो अब बताओ रेड के लिए कैसे लिखे? एक्स डब्ल्यू प्लस, या सिंपल आप एक्स प्लस भी लिख दोगे तब भी बात वही होगी, एक्स प्लस भी लिख दोगे तब भी रेड कलर ही आएगा। क्लियर? तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों से। अब यहां पर हम जीनोटाइप लिखे। अभी तक बच्चों हम जीनोटाइप मेल और फीमेल में सेम लिखते आए। जो जीनोटाइप फीमेल में लिखते थे वही मेल में लिखते थे, क्योंकि अभी तक जो जेनेटिक्स हमने पढ़ी है वो ऑटोसोम की थी। अब जो जेनेटिक्स हम समझने जा रहे हैं वो स्पेशली सेक्स क्रोमोसोम की है, और सेक्स क्रोमोसोम मेल फीमेल में अलग अलग होते हैं, तो जीनोटाइप भी अलग लिखेंगे। यहां पर बच्चों फीमेल में अगर हम जीनोटाइप लिखे तो यहां पर एक्स प्लस
एक्स प्लस एक्स डब्ल्यू और एक्स डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू, इस तरह से मैंने यहाँ पर जीनोटाइप को लिखा। ये बच्चों यहाँ जीनोटाइप है, ये तो यहाँ फीमेल के जीनोटाइप है। अब मेल में आप सभी बच्चे जानते हैं, मेल में एक तो एक्स होता है, दूसरा वाई, तो यहाँ जीनोटाइप लिखेंगे तो एक्स प्लस वाई और एक्स डब्ल्यू वाई। सभी बच्चे बताइए फीमेल में कितने जीनोटाइप? 3, जबकि मेल में 2, क्योंकि मेल में एक्स और वाई है, तो इस वजह से या तो एक्स के साथ प्लस आ जाएगा या एक्स के साथ डब्ल्यू आ जाएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो फीमेल में 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, मेल में 2 ही बनेगी। अब यहाँ पर जो प्लस प्लस कंडीशन है, इस प्लस प्लस की वजह से जो आई कलर आएगा, यहाँ पर आई कलर आ जाता है, वो है रेड। बताओ प्लस प्लस की वजह से कलर रेड, यहां बोलो प्लस तो लाएगा रेड, डब्ल्यू लाएगा व्हाइट, फिर भी कलर, बताओ रेड ही क्यों आया? डोमिनेंस, तो डोमिनेंसी की वजह से यहां पर कलर रेड आ जाता है। बताइए इसमें कलर व्हाइट, तो यहां व्हाइट कलर आ जाएगा। बताओ इसमें रेड और इसमें व्हाइट, तो यहां रेड और व्हाइट इस तरह के कलर यहां पर। अच्छा, इनसे रिलेटेड अब क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको हम सोल्व करेंगे। अभी मैं आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, वो आपको आंसर देना है। कुछ बात इसमें लिख लो पहले। जीन्स प्रेजेंट ऑन sex chromosome, genes present on sex chromosome and inherited as a group, genes present on sex chromosome and inherited as a group is called sex linkage, is called sex linkage, and these genes are called, and these genes are called sex linked genes, these genes are called sex linked genes, discovered by T.H. Morgan, discovered by T.H. Morgan. Again, he studied eye color of Drosophila. He studied eye color of Drosophila and found that gene of eye color is located on X chromosome. Gene of eye color is located on X chromosome. फिर आई कलर में ये सिलेक्ट करना, आई कलर में रेड है, व्हाइट है, और ये जीनोटाइप लिखो। देखिए हेट्रोजाइगस रेड आइड फीमेल ड्रोसोफिला, हेट्रोजाइगस रेड आइड फीमेल ड्रोसोफिला
is crossed with hemizygous red-eyed male Drosophila. Red-eyed male Drosophila. Find out percentage of red-eyed female offspring. Red-eyed female. आगे आंसर कितना परसेंट? 100% या 50%? हाँ, 100। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे बच्चों हेट्रोजाइगस रेड आइड फीमेल ड्रोसोफिला जीनोटाइप अगर हम लिखे तो हेट्रोजाइगस रेड के लिए X+XW, ये हेट्रोजाइगस रेड है। अच्छा, ये होमोजाइगस रेड, ये हेट्रोजाइगस रेड, ये होमोजाइगस रेड, ये क्या है? हेमिजाइगस रेड, ये हेमिजाइगस वाइट। हेमिजाइगस रेड है क्योंकि एक ही एलील है, तो यहाँ पर जीनोटाइप लिखेंगे X+OY। अब बच्चों यहाँ पर जब इस क्रॉस को सोल्व करेंगे, इधर से तो 2 गैमेट्स बन जाएंगे, यहाँ बनेगा X+XW, यहाँ से आ गया X+ और ये Y। चेकर बोर्ड बना के हम इसको सोल्व करें तो यहाँ से इस चेकर बोर्ड में इधर से आ जाएगा X+X+, X+Y, X+XW और XWY। ये बच्चों यहाँ बनेगा। अब मुझे बताओ, ये X से X है तो क्या फीमेल है? कलर कौन सा, रेड या व्हाइट? रेड, प्लस है मतलब रेड कलर। बताइए, ये तो XY मतलब मेल, रेड या व्हाइट? रेड। अरे प्लस है तो रेड। बताओ, प्लस है तो रेड आइड, लेकिन ये फीमेल है, और ये व्हाइट आइड मेल है। वहां पर यहाँ पर व्हाइट आइड मेल है। ये बच्चों मेल है, एक CW है, इस वजह से व्हाइट कलर आ गया। अब मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा है रेड आइड फीमेल पूछा आपसे, रेड आइड, और वो भी फीमेल। अब सोच समझ के बताना, यहां पर ये रेड आइड है, ये रेड आइड, कितनी फीमेल रेड आइड है? 2। ये तो 2 रेड हमने लिख दिया अपॉन में, अब 2 लिखे या 4 लिखे, अब यही समझने वाली बात है, 2 या 4? 2। अगर आपसे बच्चों फीमेल का कहा है तो बस फीमेल भी तो चेक करेंगे, तो 2/2 इंटू 100 परसेंटेज निकाला जाए तो 100%। और खुद सोचिए, इसमें जितनी भी फीमेल बनी है क्या सारी रेड ही बनी? बताओ व्हाइट कितनी बनी? एक भी फीमेल व्हाइट नहीं बनी, सारी की सारी फीमेल। अरे ये फीमेल भी रेड, ये फीमेल भी रेड, और फीमेल है ही नहीं। तो जितनी भी फीमेल है सारी रेड बनी है, तो हम कह सकते हैं 100% फीमेल यहाँ पर रेड आइड बनी। अब इसी में मेरा अगला क्वेश्चन, जरा इसी में आगे सोल्व करना। रेड आइड मेल सोल्व करो। रेड आइड मेल बोलो। अच्छा, मेल पूछा है तो इसको भूल जाओ, मेल मतलब इनमें पूछा है। तो बताओ, ये मेल यहाँ पर रेड आइड है, एक है, लेकिन अपॉन में कितना लिखा? 2 या 4? अरे मेल पूछा है तो मेल में चेक करेंगे ना, मेल फीमेल में डिफरेंस होता है ना? हाँ, तो यहाँ मेल पूछा है तो बस मेल में चेक करेंगे, तो 1/2 इंटू 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 50%। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कहता, रेड आइड ऑफस्प्रिंग कितने हैं? रेड आइड ऑफस्प्रिंग, हाँ। अब बच्चों मैंने मेल फीमेल कुछ नहीं पूछा, ओवरऑल सब में पूछा है, तो बताओ ओवरऑल में ये रेड, ये रेड, ये रेड, कितने रेड है? 3 आउट ऑफ 4 इंटू 100 सोल्व करोगे तो 75%। मतलब यहाँ 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके हिसाब से आप आंसर दें। फीमेल पूछा तो फीमेल में चेक करो, मेल पूछा तो मेल में चेक करो,
और मेल फीमेल कुछ नहीं, ऑप्शन में पूछा है तो फिर सब में चेक करेंगे। बात समझ में? तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, सोच समझ के मैं आंसर देना है कि किसके हिसाब से पूछा गया। ये जो बात अभी मैंने आपको समझाई है, ये तो थी ड्रोसोफिला के। अब बच्चों में स्पेशल लिंकेज समझाने जा रहा हूं ह्यूमन के रिस्पेक्ट में, तो हेडिंग डालिएगा सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है। अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये ह्यूमन में समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ आप लोग के बड़े मिसकंसेप्ट होते हैं। एक्स और वाई क्रोमोसोम में सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन है? एक्स बड़ा या वाई? एक्स, सभी जानते हैं। क्या वाई छोटा होता है? ह्यूमन में वाई की जीन्स आपको याद भी रखनी होती है, 231 चुटके से वाई पर 231 जीन है, कई बार मैं बोलता रहता हूँ। अब बच्चों एक्स और वाई में से एक्स और वाई क्रोमोसोम किस सेल में मिलते हैं? क्या स्किन में सेक्स क्रोमोसोम मिलते हैं? हाँ, हर सेल में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। कई बच्चों की सोच होती है कि सेक्स क्रोमोसोम तो केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं, ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी सेल हैव सेक्स क्रोमोसोम, हर सेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। आपसे कहा जाए हेयर फॉलिकल की सेल है, क्या उसमें सेक्स क्रोमोसोम है? तो कि सेक्स क्रोमोसोम काउंट नहीं करोगे तो 46 कैसे आएगा? अरे 44 तो ऑटोसोमी है, हम कहते हैं हर सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो सेक्स क्रोमोसोम भी काउंट करेंगे। यहाँ पे बच्चों ये मैंने एक्स क्रोमोसोम को ड्रॉ किया, ये वाई को। एक्स और वाई में से बड़ा कौन होता है? एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है, वाई तो छोटा होता है। अब दोनों में कुछ पार्ट ऐसा होता है जो दोनों में होमोलोगस होता है, और मैक्सिमम पार्ट ऐसा होता है जो दोनों में अलग अलग होता है, नॉन होमोलोगस होता है। मान लीजिए बच्चों मैंने एक क्रोमोसोम ये बनाया, एक क्रोमोसोम ये बनाया, इस पर जीन सेम है, दोनों क्रोमोसोम पर सेम जीन है, ऐसा कब हो सकता है? जब क्रोमोसोम होमोलोगस है, तो क्या जीन सेम होगी? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इधर मैंने लिखी ए बी सी डी एफ जी एच आई के, इधर ए बी सी जे के एल एम। नोटिस करिए, ए एक्स पे भी है, ए वाई पर भी है, बी भी दोनों पे है, सी भी दोनों है। ये इतना पार्ट इसका और ये इतना पार्ट इसका, क्या दोनों में सेम है? सेम तभी हो सकता है जब ये एक दूसरे के, तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या एक दूसरे के होमोलोगस है? इसलिए मैंने लिखा भी है होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। एक्स और वाई क्रोमोसोम का कौन सा रीजन? होमोलोगस। मुझे बताओ होमोलोगस क्यों लिखा? क्योंकि दोनों में सेम है। तो क्या एक्स और वाई में कुछ पार्ट होमोलोगस होता है? यस, थोड़ा पार्ट, बहुत थोड़ा पार्ट होमोलोगस होता है। अब बच्चों ये जीन अच्छे से जवाब देना, एक्स पे भी अटैच है और वाई पे भी अटैच है। ए वाली जीन दोनों पे अटैच है, बी वाली जीन दोनों पे है, सी वाली जीन दोनों पे है। तो ये जीन दोनों पे प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए इस जीन को नाम दिया जाता है एक्स वाई लिंक्ड जीन। एक्स वाई लिंक का मतलब एक्स से भी लिंक है और वाई से भी लिंक है, दोनों से लिंक है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया एक्स वाई लिंक जीन। अच्छा, क्यों कहा एक्स वाई लिंक जीन? एक्स से भी लिंक है और वाई से भी लिंक है, दोनों से लिंक है, इसलिए इसको नाम दे दिया एक्स वाई लिंक जीन। तो क्वेश्चन आए, एक्स वाई लिंक जीन किस क्रोमोसोम से लिंक है? दोनों से, एक्स से भी है और वाई से भी। अब आप लोग दिमाग लगा के बताना अच्छे से, ये एक्स वाई लिंक जीन मेल में होगी या फीमेल में? हा? क्या मेल में होगी? दोनों में होगी। एक्स वाई लिंक जीन दोनों है, चाहे वाई लिंक भी है लेकिन एक्स लिंक भी तो है। अब ऐसे सोचिए,
ये बच्चों यहां पर मैंने फीमेल के क्रोमोसोम ड्रॉ किए, ये मेल के। फीमेल में तो आप जानते हैं दोनों एक्स होते हैं, मेल में एक्स वाई होता है। यहां पर बच्चों एबीसी एबीसी, ये एबीसी एबीसी मैंने बनाया, जो यहां बनाया सेम वही बना दिया। अब बताओ ये एबीसी जीन कौन सी? अरे अभी बता रहा था, क्या एक्स वाई लिंक्ड है? बताओ ये एक्स वाई लिंक्ड जीन आपको मेल में दिख रहा है, क्या यही वाला एक्स क्रोमोसोम फीमेल में भी है? अरे मेल और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम तो सेम ही है। इवन हम तो आगे समझेंगे कि मेल में जो एक्स आता है, आता मदर से ही है। अरे मदर का एक्स क्रोमोसोम ही तो सन में जाता है। तो बताओ यही एक्स क्रोमोसोम अगर सन में जा रहा है तो इस पर एबीसी जीन है, वो तो यहां पर भी है। तो बताओ ये जीन एक्स वाई लिंक्ड है, क्या ये आप लोगों को फीमेल में दिखाई नहीं दे रही? दिख रही है। अरे एक्स लिंक भी तो है, और एक्स लिंक भी है तो फीमेल में भी दिख रही है। इसका मतलब ये दोनों सेक्स में प्रेजेंट होती है। तो मैं लिखूंगा एक्स वाई लिंक जीन दोनों में प्रेजेंट है, मतलब ये बाई पेरेंटल होती है, दोनों सेक्स में प्रेजेंट है, बाई पेरेंटल। अब बच्चों ये तो हो गया बाई पेरेंटल वाली बात। यहां पर अब मैं डी की बात कर रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना है। यहां डी है, अगर सोचिए बच्चों यहां पर भी डी होता तो क्या ये होमोलोगस होता? लेकिन यहां डी है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। यहां ई है, इधर नहीं है। तो डी ई एफ जी एच आई, ये जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है, ये केवल और केवल, ये इतना सेक्शन केवल और केवल आप लोगों को एक्स पे दिखाई दे रहा है, वाई पर नहीं है। अच्छा केवल एक्स पे है, इसका मतलब ये होमोलोगस नहीं है। अच्छा यहां होता तो होमोलोगस, लेकिन ये होमोलोगस नहीं है, तो इसीलिए इतने एरिया को मैंने स्पेशल नाम लिखा नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम का ये नॉन होमोलोगस रीजन। अब ये जीन केवल एक्स पे अटैच है, और केवल एक्स पे अटैच है तो इसीलिए इन जीन्स को नाम भी लिखा जाता है एक्स लिंक्ड जीन। बताओ एक्स लिंक क्यों कहा? केवल और केवल एक्स पे अटैच है, एक्स पे लिंक है, इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है एक्स लिंक्ड जीन। अब ये एक्स लिंक्ड जीन सोच समझ के जवाब देना आप लोग, मेल में होगी, फीमेल में, या दोनों में? हाँ, क्या ये एक्स लिंक्ड जीन आपको मेल में दिख रही है? अरे वही जीन तो यहां पर भी दिख रही है। तो ये दोनों ही सेक्स में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम स्पेशली कहेंगे कि ये जीन भी बाई पेरेंटल है। इसे भी बच्चों मैंने बाई पेरेंटल नाम दिया। अब यहां देखो जे के एल एम एन की बात कर रहा हूं, ये वाला वाई पर है, क्या ये एक्स पे है? तो ये इतना पार्ट वाई पर ही है, तो ये वाई का क्या नॉन होमोलोगस रीजन है? अच्छा इसको नॉन होमोलोगस क्यों कहा? क्योंकि सिर्फ वाई पे है, एक्स पे नहीं है। अब ये जीन वाई पे अटैच है, इसीलिए इन जीन को स्पेशली नाम लिखेंगे वाई लिंक्ड जीन। ये बच्चों वाई लिंक्ड जीन है। अब दिमाग लगा के बताना, ये जीन मेल फीमेल दोनों में या केवल मेल में? अब यहां पे आप नोटिस करिए, ये जे के एल एम ये बच्चों वाई लिंक है, और ये जीन आपको मेल में तो दिख रही है, लेकिन ये पार्ट कभी भी फीमेल में दिखाई नहीं देगा। तो वाई लिंक्ड जीन प्रेजेंट ओनली इन मेल। ये बच्चों केवल और केवल मेल में है, मतलब ये केवल और केवल यूनिपेरेंटल है और ओनली मेल में प्रेजेंट है, इसलिए इसको कहा भी जाता है हॉलेंड्रिक जीन। इस जीन को बच्चों हॉलेंड्रिक जीन कहते हैं। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, एंड्रिक फॉर मेल, जैसे एंड्रोशियम होता है ना, मेल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कंप्लीटली मेल के अंदर है, इसलिए जीन का नाम दिया गया हॉलेंड्रिक जीन। ये हॉलेंड्रिक जीन कहलाती है। अब आपके पास तीन तरह की जीन है, सोच समझ के जवाब देना। एक्स वाई लिंक, एक्स लिंक, वाई लिंक। बताओ ये जीन कौन सी? और ये वाली? हाँ एक्स लिंक। और ये वाली? डायग्राम में देख के अच्छे से बताइएगा। बी जीन कौन सी? बताओ आई जीन। और एन जीन? बताओ एल, सी, बताओ एफ, एक्स लिंक। समझ गए सब अच्छे से? अब मैंने एक लाइन आगे बोलूंगा भी ऐसे में, मैं कहूंगा कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड है, समझ जाओगे? मतलब यहां बैठा है जो एक्स पे तो है, हाँ, क्योंकि अगर यहां है तो यहां भी आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या यहां कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है? तभी ये एरिया कौन सा बनेगा? एक्स लिंक। मैंने कहा हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है, समझ जाओगे? क्या यहां पर कहीं होगा? मैंने कहा टीडीएफ जीन वाई लिंक्ड है, समझ गए? यहां पर होगी, क्यों? ये तो एक्स वाई हो जाएगी, तो क्या इस एरिया में कहीं होगी? तभी जाके उसको क्या लिखेंगे आप? वाई लिंक। बात समझ गए? एक बात आप ध्यान दीजिएगा, फीमेल में ये एक्स क्रोमोसोम है, क्या ये एक्स मेल के पास भी है? क्या वही का वही सेम एक्स है? तो सोचिए, ऑटोसोम तो दोनों में सेम होते ही है, एक्स तो सेक्स क्रोमोसोम का डिफरेंस है। फीमेल के पास जो एक्स है, क्या वो मेल के पास भी है? तो मैं कह सकता हूं फीमेल के पास जितने टाइप की जीन है, वो सारे के सारे टाइप की जीन मेल के पास भी होती है। फीमेल में जितने टाइप की जीन है, सारी की सारी मेल के पास भी होती है। क्यों? क्योंकि एक्स ही एक्स्ट्रा था, वो मेल के पास भी है। अब सोच समझ के जाओ ना,
मेल के पास जितने टाइप की जीन है, क्या सारी फीमेल के पास है? मेल में कुछ स्पेशल जीन्स होती है जो एक्सक्लूसिवली केवल और केवल मेल के पास होती है। कौन सी है वो? ये वाइलिंग जीन केवल और केवल मेल के पास होती है। तो किसमें टाइप्स ऑफ जीन ज्यादा है? मेल में टाइप्स ऑफ जीन ज्यादा है, क्योंकि मेल में फीमेल की तो सारी है ही, एक्स्ट्रा कुछ और भी है। तो टाइप वाइज अगर हम बात करें तो मेल में टाइप वाइज जीन थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब बच्चों अभी आपने कहा मेल के पास फीमेल की सारी जीन, तब तो फिर मेल के अंदर फीमेल के सारे कैरेक्टर आना चाहिए। आपने तो कहा अभी, क्या मेल के पास फीमेल की सारी जीन है? तो मेल के पास भी फीमेल के सारे कैरेक्टर आना चाहिए। हाँ, मैंने आपको हमेशा सिखाया है जीन होना सब कुछ नहीं है, जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए, और एक्सप्रेशन करने के लिए उस तरह का इन्वायरमेंट, उस तरह का हार्मोन्स होने चाहिए। मतलब उस तरह के जो सेक्स हार्मोन है वो मेल में डेवलप नहीं हो पाते, इस वजह से वो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाते। हाँ, अगर मेल में उन हार्मोन्स का लेवल बढ़ा दिया जाए तो मेल के अंदर भी फीमेल के कैरेक्टर आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो बताइए, जीन मेल के पास जो जीन है, क्या फीमेल की सारी जीन है? लेकिन कैरेक्टर डेवलप क्यों नहीं होते, एक्सप्रेस नहीं हो पाते, क्योंकि उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है। तो अब मैंने आपको समझा दिया कितने टाइप की जीन होती है, तीन, एक्स लिंक, वाई लिंक, एक्स वाई लिंक। अब बात समझिएगा, यहां पर बच्चों यहां कैपिटल ए है, यहां कैपिटल ए, दोनों पर अलील सेम है। तो हमने सीखा था अलील सेम होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। बताइए, यहां बी यहां स्मॉल बी लिख दिया, अरे बोलो बोलो, हेटेरोजाइगस। सी कैपिटल सी कैपिटल सी, केवल डी हेमिजाइगस। वेरी गुड जी। बताओ एम, तो क्या ये यहां पर एक एक बार ही है, जीन का एक बार मिलना, हेमिजाइगस। अब सोचिए, ये कंडीशन बोलो होमोजाइगस, ये हेट्रो, ये हाँ होमो, ये जी स्मॉल जी बोलो। तो बताओ यहां हेमी कहां है? नहीं है, और हमने सीखा था हेमिजाइगस केवल और केवल मेल में मिलता है, फीमेल में नहीं मिलता। अच्छा, तो क्या मेल में होमोजाइगस है, हेट्रो भी है, हेमी भी है? तो मेल में होमो हेट्रो तो होता ही है, एक्स्ट्रा हेमिजाइगस होता है, लेकिन फीमेल में बस होमो और हेट्रो ही होता है, हेमिजाइगस नहीं होता। ये जितने बेसिक बातें समझाई, क्या सबको क्लियर हो गई? अब इसको बना भी लो फटाफट। होलेंड्रिक जीन किसको कहते हैं? होलेंड्रिक, जो केवल और केवल मेल में प्रेजेंट होते, प्रेजेंट ओनली इन मेल, उसको होलेंड्रिक कहते हैं। हाँ, नंबर। मेल में एक्स लिंक्ड जीन्स हेमिजाइगस। क्या पूछे, थोड़ा अच्छे से बोलो। हाँ, यहाँ बनाया था, मेल में जो एक्स पे जीन थी, हाँ हेमिजाइगस।
हो गया। चलिए अब यहाँ पे मैं इनके एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। इनमें से एक्स वाई लिंक्ड बहुत कम ही एरिया होता है, तो इस पे नंबर ऑफ जीन्स भी बहुत कम होती है और ज्यादा वेल नोन पता नहीं है। हम यहाँ जो एग्जाम्पल समझेंगे वो वाई लिंक वाले और एक्स लिंक वाले समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको वाई लिंक जीन्स के एग्जाम्पल बताता हूँ। वाई लिंक, अच्छा वाई लिंक कहते किसको है? जो वाई के, अब तो आना चाहिए सबको, वाई के नॉन होमोलोगस सीजन में यूनिपेरेंटल बाइपेरेंटल प्रेजेंट ओनली इन, क्या ये मेल में ही होगी? ऐसे जीन का नाम हॉलैंड्रिक जीन। ये तो मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं इसके एग्जांपल बताता हूँ। वाई लिंक के एग्जांपल में सबसे फेमस एग्जांपल होता है SRY जीन। SRY का फुल फॉर्म होता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, शॉर्ट में इसको SRY जीन कहते हैं। ये SRY जीन वाई लिंक है। जैसे मैंने शब्द बोला वाई लिंक, सबको पता होना चाहिए क्या इस वाई के नॉन होमोलोगस एरिया में होगी? यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर ये SRY जीन है। अब बच्चों ये SRY जीन करती क्या समझेगा? ये यहाँ पर SRY जीन थी। इस SRY जीन ने, जीन सभी जानते हैं क्या सबसे पहले आरएनए बनाती है? बताओ, आरएनए से प्रोटीन। ये प्रोटीन कोई और नहीं, TDF बनता है। TDF का फुल फॉर्म टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या करता है? मुलेरियन डक्ट इसको तो सप्रेस करता है और वॉल्फेरियन डक्ट को प्रमोट करता है, और इसी की वजह से क्या मेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाता है। ये मतलब मेल को बनाने का काम करती है। तो ये जीन्स मेल को डिफरेंशिएट करने का काम करती है, मेल को डिटरमाइन करने का काम करती है, मेल सेक्स को डिटरमाइन करती है, इसलिए इसको कहा गया सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। और इसी SRY जीन से कौन सा प्रोटीन बनता है? TDF। यही बच्चों TDF बनता है और यही मेल को डिफरेंशिएट करता है। अगर इस जीन में गड़बड़ हो जाए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहां मेल का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो इसमें पहला एग्जांपल लिख लो, SRY जीन। SRY सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। अच्छा, ये जीन मेल फीमेल दोनों में है। ये जीन केवल और केवल मेल में होगी ना, फीमेल में नहीं हो सकती। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, दिस जीन फॉर्म TDF। TDF का फुल फॉर्म टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर यही मेल सेक्स को डिटरमाइन करने का काम करता है। इसमें बच्चों अगला एग्जांपल लेते हैं और वो है सेकंड एग्जांपल, हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपोट्राइकोसिस का मतलब होता है लॉन्ग हेयर ऑन ईयर पिन्ना। लॉन्ग हेयर ऑन ईयर पिन्ना, जैसे बच्चों ये ईयर पिन्ना है, ईयर है, इस ईयर पिन्ना के ऊपर ऐसे ऐसे लंबे लंबे एक्सेसिव हेयर का बन जाना, इसी को बच्चों हाइपोट्राइकोसिस कहते हैं। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लालू यादव। हाँ, मतलब यहाँ पर है कान के ऊपर ऐसे बड़े बड़े से बाल का मिलना, ये क्या कहलाता है बच्चों? हाइपोट्राइकोसिस। ये जो हाइपोट्राइकोसिस होता है, लॉन्ग हेयर ऑन ईयर पिन्ना, इसको बनाने के लिए भी जीन होती है, और ये जीन यहाँ प्रेजेंट होती है। यहाँ पे बच्चों ये जीन होती है। अच्छा, इस जीन से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन, और वही प्रोटीन जाके ऐसे ईयर के ऊपर ऐसे लॉन्ग हेयर बना देता है। अच्छा, ये कैरेक्टर केवल मेल में डेवलप होता है, ऐसा कैरेक्टर आपको कभी भी फीमेल में देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, फीमेल में ऐसा दिखता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वाई लिंक्ड है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक्सक्लूसिवली मेल में ही मिलते हैं ना, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो बस मेल में ही मिलते हैं, फीमेल में नहीं मिलते। इसी में ही अगला एग्जांपल, पोर्क्यूपाइन स्किन। पोर्क्यूपाइन स्किन का मतलब होता है रफ स्किन, खुरदरी स्किन। खुरदरी स्किन, रफ स्किन का मिलना। अब बच्चों इसमें होता क्या है, यहां पर ये जीन है, अब ये जीन भी वही वाई लिंक्ड है, इस जीन में म्यूटेशन हो जाता है, और म्यूटेशन होने की वजह से स्किन में से रफनेस आने लग जाती है, स्किन पर बिल्कुल एकदम खुरदरापन आने लगता है, रफनेस आने लगती है। वो इस जीन की में म्यूटेशन होने की वजह से होता है, सब में नहीं होता है। कुछ मेल में ऐसे जीन में म्यूटेशन होने की वजह से स्किन बहुत रफ हो जाती है, लेकिन ये कैरेक्टर आपको कभी भी फीमेल में देखने को नहीं मिलेगा, क्यों? वाई लिंक्ड है। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो एक्सक्लूसिवली मेल में ही होते हैं ना, तो ये ऐसे कैरेक्टर आप समझ रहे हैं जो केवल और केवल मेल में ही प्रेजेंट होते हैं। इनमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है और वो है SRY जीन। SRY जीन वाला ये एग्जांपल सब अच्छे से याद रखना, बाकी ये तो समझने के लिए मेन एग्जांपल तो ये।
पूछा जाएगा SRY जीन कौन सी है, वाई लिंक, हाइपरट्राइकोसिस, वाई लिंक, और ये जीन केवल और केवल मेल में बनती है। अगले नंबर पे अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वाई के बाद एक्स लिंक वाले। एक्स लिंक, पहले तो बताओ एक्स लिंक कहते किसको है, बताओ एक्स लिंक कहते किसको है, जो एक्स के नॉन होमोलोगस सीजन पे होती है, एक्स के नॉन होमोलोगस सीजन, मेल में होगी या फीमेल में। तो अब जो कैरेक्टर हम सीखेंगे ये मेल फीमेल दोनों में मिले, क्योंकि एक्स लिंक है, एक्स लिंक मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इसको बच्चों हम फर्दर टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें एक आता है एक्स लिंक रिसेसिव और एक आता है एक्स लिंक डोमिनेंट। आप तो पूरा नाम लिखते हैं ना शॉर्ट में, एक्स लिंक रिसेसिव और ये एक्स लिंक डोमिनेंट। इनके एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बच्चों कई बार तो इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन एक्स लिंक रिसेसिव में आता है, कौन एक्स लिंक डोमिनेंट में आता है। तो एक्स लिंक रिसेसिव में आपको समझाता हूं। इस एक्स लिंक रिसेसिव में सबसे फेमस एग्जांपल और वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया डिजीज में क्या होता है इसको बस मैं आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूं। सेकंड नंबर पर कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस ये भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। ये दोनों डिजीज डिटेल में अभी समझेंगे। थर्ड डिजीज हम समझेंगे डीएमडी, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी डीएमडी। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अच्छा, ये जो डिजीज होती है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसके बारे में समझिएगा। ये यहां पर एक्स क्रोमोसोम पे एक भारी भरकम जीन है, ये यहां पर एक लार्जेस्ट जीन बैठी है। अपने जीनोम में टोटल में आगे आपको बताऊंगा 30,000 जीन है। उस 30,000 जीन में सबसे बड़ी जीन एक्स क्रोमोसोम पे पाई जाती है। ये जो एक्स क्रोमोसोम की जीन है, इस जीन से बनता है आरएनए। इस आरएनए से एक प्रोटीन का डेवलपमेंट होता है, उस प्रोटीन का नाम है डिस्ट्रोफिन। इससे जो प्रोटीन बनेगा वो डिस्ट्रोफिन, और ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन फाइनली बच्चों मसल को डेवलप करने में काम में लिया जाता है, ये मसल्स के डेवलपमेंट में काम आता है। अब जरा सोचिए, अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाए, और इसमें म्यूटेशन के चांस ज्यादा भी है, जीन बड़ी है म्यूटेशन के चांस ज्यादा है। अगर म्यूटेशन हो गया तो प्रॉपर आरएनए नहीं बनेगा, क्या डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तो इससे मसल में दिक्कत चालू होगी, और मसल की इसी दिक्कत को नाम दे दिया जाता है डीएमडी। फुल फॉर्म बोलो, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अब ये जो डिजीज हो रही है, इसकी जीन क्या एक्स क्रोमोसोम पे लिंक है, बताओ जीन किस क्रोमोसोम पे लगी, एक्स, इसलिए डिजीज का नाम देना पड़ा एक्स लिंक्ड डिसीज। इस डिजीज में कौन से प्रोटीन की कमी है, डिस्ट्रोफिन, और इसकी जो जीन है क्या वो सबसे बड़ी जीन होती है, तो इसमें एक पॉइंट लिखते हैं ना, डीएमडी, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। एक लाइन, gene of this protein is, gene of this protein is largest, largest gene। इसमें बच्चों 2.4 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं, बहुत बड़ी है 2.4 मिलियन। इतने में तो इकोलाई का आधा डीएनए आ जाता है। तो इकोलाई का जितना बड़ा डीएनए होता है ना, उसके आधे के बराबर तो अपनी एक ही जीन है, हाँ डिस्ट्रोफिन जीन, 2.4 मिलियन बेस पेयर। अच्छा, ये जो जीन होती है किस क्रोमोसोम पे लगी है, हाँ एक्स पे। ये से याद रखना, मैं आगे पूछूंगा आप लोगों से जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट समझेंगे, डिस्ट्रोफिन जीन किस क्रोमोसोम पे होती है, एक्स पे, और ये जीन सबसे बड़ी है। अगले नंबर पर इसी में एग्जांपल लेते हैं, और वो है डेफिशिएंसी ऑफ, डेफिशिएंसी ऑफ G6PD, डेफिशिएंसी ऑफ G6PD, मसल के डेवलपमेंट। G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, G6PD फुल फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब बच्चों ये जो G6PD की जीन है वो यहां बैठी, ये जीन एक्स क्रोमोसोम पे बैठी। अब बच्चों ये जीन यहां पर बनाती है आरएनए, आरएनए से जो भी प्रोटीन बनते हैं वो अल्टीमेटली आरबीसी को डेवलप करने में काम में लेते हैं।
अच्छा, इससे बन जाता है आरएनए। आरएनए से जो प्रोटीन बनता है इसका नाम है G6PD, और यही G6PD फाइनली आरबीसी को डेवलप करने में काम में लिया जाता है। अब बताइए, ये G6PD कहां काम आता है? आरबीसी के डेवलपमेंट। अब सोचिए, इस जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? प्रॉपर आरएनए नहीं बनेगा। क्या इस एंजाइम की कमी हो जाएगी? और इसकी कमी होती आरबीसी में दिक्कत चालू हो जाती है। अब इस डिजीज में और क्या क्या सिम्टम्स आते हैं वो आपको डिजीज वाले चैप्टर में समझा दिए जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को बस ये दो डिजीज के नाम लिखवा रहा हूँ, डिटेल में तो इन दो को अभी थोड़ी देर में समझेंगे। इनके बस नाम लिख लो, डिटेल में आप लोगों को डिजीज वाले चैप्टर में सिखा दिए जाएंगे। एक्स रिसेसिव के 4 एग्जाम्पल बताए। वैसे तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस होती है, डायबिटीज इंसिपिडस होती है, ऐसे कई एग्जाम्पल और भी है, लेकिन वो जरूरत नहीं है, आप तो यही याद रख लीजिए। एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट में सबसे बेस्ट एग्जांपल है डेफिशिएंसी ऑफ G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट का एग्जांपल हम समझने जा रहे हैं, और वो बहुत अच्छा एग्जांपल है, लिखिएगा स्यूडो रिकेट्स। इसी को एक नाम और दिया जाता है विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स। विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, इसको बच्चों स्यूडो रिकेट्स के नाम से जानते हैं। स्यूडो रिकेट्स में होता क्या है? आप लोगों ने जब भी बच्चों रिकेट्स का नाम सुना होगा, दिमाग में एक ही बात आती है, रिकेट्स मतलब बोन की प्रॉब्लम है, और ये विटामिन डी की कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से होने वाली प्रॉब्लम। मान लीजिए किसी पर्सन के बोन्स में बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो डॉक्टर से मिलने पहुंचता है, डॉक्टर साहब को अपने सिम्टम सुनाता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर उसके सिम्टम को सुनता है और लगता है कि इसको तो रिकेट्स हो गया है, और डॉक्टर उससे विटामिन डी की मेडिसिन दे देता है, और उससे कहा जाता है कि जाके एक आध घंटा सनलाइट में रहो। सनलाइट में क्यों रहने कहते हैं? क्योंकि सन की लाइट में प्रेजेंस में क्या विटामिन डी बनता है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। जो जो डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइस दी, पेशेंट ने सब कुछ फॉलो किया, लेकिन वो बच्चों ठीक नहीं हुआ। वो फिर दोबारा डॉक्टर से मिलने पहुंचा कि आपने जो मेडिसिन दी है वो मेडिसिन तो काम ही नहीं कर रही है। हाँ, आपने जो मेडिसिन दी है वो मेडिसिन तो काम ही नहीं कर रही है। तो फिर डॉक्टर साहब ने उसको सोचा कि चलो थोड़ा विटामिन डी का डोज और बढ़ाते। विटामिन डी की और हाई लेवल की मेडिसिन दी गई, और ये कहा गया कि पहले 1 घंटे धूप में रहते थे, अब 4-5 घंटे धूप में रहो, है ना, डोज बढ़ा दिया गया। उसने बच्चों फिर सब कुछ फॉलो किया, लेकिन फिर भी वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर भी सोचता रहता है कि हमने इसको इतना विटामिन डी खिला दिया है, लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रहा है, क्यों ना एक बार इसमें विटामिन डी का लेवल तो चेक किया जाए। जब उसमें विटामिन डी का लेवल चेक किया गया, तो उसमें विटामिन डी की कोई कमी थी ही नहीं, मतलब उसमें विटामिन डी की कमी नहीं थी। बाद में फिर रिसर्च की गई ये रिकेट्स आ क्यों रहा था, तो एक्चुअल में बाद में पता चलता है कि ये जो एक्स क्रोमोसोम है, इस एक्स क्रोमोसोम की यहां पर जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया था, और ये म्यूटेशन बोन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसी वजह से रिकेट्स जैसा लग रहा था। लेकिन मुझे बताओ, क्या ये रिकेट्स एक्चुअली में विटामिन डी वाला है? नहीं, ये विटामिन डी वाला नहीं है, इसलिए इसको फिर नाम देना पड़ा, रिकेट्स के जैसा लगता है इसलिए इसको नाम दिया स्यूडो रिकेट्स। और ये स्यूडो रिकेट्स के जीन किस क्रोमोसोम पे? एक्स क्रोमोसोम, और इसके जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया स्यूडो रिकेट्स, रिकेट्स से मिलता जुलता। अगले नंबर पे आता है, और वो है डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ। डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ, जो बच्चों टीथ के अंदर हार्डेस्ट मटेरियल होता है उसमें डिफेक्ट आ जाना। जैसे बच्चों ये टीथ है, इस टीथ के अंदर जो हार्डेस्ट मटेरियल होता है, यहां पर ये जीन है, अब इस जीन में म्यूटेशन हुआ तो इस इनेमल में गड़बड़ हो जाती है। इनेमल में गड़बड़ हो गई, ये जीन भी एक्स क्रोमोसोम से लिंक है, इसलिए इसको भी हम एक्स लिंक कहते हैं। अब बच्चों रिसेसिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारी डिजीज केवल होमोजाइगस में होती है। आप लोगों को मैंने पहले भी सिखाया, अगर कोई जीन केवल होमोजाइगस में एक्सप्रेस हो तो रिसेसिव, और होमो हेट्रो दोनों में हो तो ये डिजीज केवल और केवल होमोजाइगस में होती है, इसलिए इसको रिसेसिव कहा जाता है। इनको बच्चों डोमिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिजीज होमोजाइगस कंडीशन में तो होती है एज वेल एज हेट्रोजाइगस में भी होती है, इसलिए इनको डोमिनेंट डिजीज कहा जाता है। डोमिनेंट डिजीज से कभी क्वेश्चन नहीं आया, आप लोगों से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्यादा चांस है रिसेसिव वाले, और एग्जाम में एक लाइन का क्वेश्चन आ चुका है, हीमोफीलिया कौन सी डिजीज है? एक्स लिंक रिसेसिव। क्या इसको मैं सेक्स लिंक रिसेसिव कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हैं। अरे एक्स क्रोमोसोम है क्या? सेक्स क्रोमोसोम, तो ऐसे वर्ड आता है हीमोफीलिया, एक्स कहो या सेक्स कहो एक ही बात है, सेक्स लिंक तो है ये।
तो हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होती है, या इसको आप एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी कह सकते हो। तो एग्जाम में क्या वहां पे एक्स के बजाय वो सेक्स लिंक्ड कह देती है, तब भी आंसर सही जाए। कलर ब्लाइंडनेस क्या सेक्स लिंक्ड है? क्योंकि इनकी जीन सेक्स क्रोमोसोम से जुड़ी हुई है। डोमिनेंट है या रिसेसिव है? रिसेसिव। अब बच्चों में ये दोनों डिजीज आपको डिटेल में समझा रहा हूं। पहले नंबर पर हेडिंग डालिएगा हीमोफीलिया, फर्स्ट हीमोफीलिया। थर्ड सेल में मिलेगा। रेजिस्टेंट रिकेट्स, हीमोफीलिया लिखिए। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, एक्स और ब्रैकेट में सेक्स जरूर लिखना, गड़बड़ करोगे नहीं तो आपको। सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, ऑल्सो कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज, ऑल्सो कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर इसलिए कहते हैं ब्लड से रिलेटेड है, ऑल्सो कॉल्ड ब्लीडर डिजीज। देखिए, in this disease, in this disease, the blood clotting time, in this disease, the blood clotting time is delayed, is delayed due to due to deficiency of due to deficiency of some clotting factors, due to deficiency of some clotting factors. आगे देखिए, this deficiency is because of, this deficiency is because of mutation in, this deficiency is because of mutation in some genes of X chromosome, some genes of X chromosome. नॉर्मल क्लोटिंग टाइम, अगर बच्चों कहीं पे चोट लग जाती है, क्लोट बनता है, तो नॉर्मल क्लोटिंग टाइम आता है 1 से 8 मिनट। रेंज तो होती है 2 से 8, हम तो 1 से लेते हैं, 1 से 8 मिनट, 1 से 8 मिनट। बट इन हीमोफीलिया क्लोटिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम हाफ आवर से लेकर 24 आवर्स, आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक, आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक होता है। समझने की कोशिश करना अच्छे से। मान लीजिए बच्चों, हीमोफीलिया में होता क्या, वही समझा रहा हूं। ये मान लीजिए अपना हैंड का कोई पार्ट है, इसके अंदर स्किन में कहीं पर चोट लग गई, ये कहीं पर चोट लग गई। जहां पर चोट लगती है आप सभी जानते हैं, वहां से ब्लड लॉस होने लगता है। जब यहां से ये ब्लड लॉस होगा, ऐसे बच्चों ब्लड लॉस होता रहेगा, तो क्या इस ब्लड लॉस को रोकना पड़ेगा? कहीं पे भी चोट लग जाती है तो थोड़े टाइम बाद आप देखते हैं ब्लड बहना रुक जाता है। इस ब्लड लॉस को रोकने के लिए यहां पर जहां चोट लगी है उस जगह पर एक स्पेशल क्लोट को डेवलप किया जाता है। यहां बच्चों इस तरह का ये क्लोट बनाया जाता है। अच्छा, इस क्लोट को बनने में जो टाइम लगता है कितना? 1 से 8 मिनट। कहीं पे भी आप देखिएगा, कहीं पे आपको चोट लगी है तो 1 से 8 मिनट, विद इन 8 मिनट आपको वहां पर क्लोट बनता हुआ दिख जाएगा। और नॉर्मल टाइम यही है, हम सबके अंदर क्लोटिंग टाइम यही मिलेगा, 1 से 8 मिनट। अब बात आती है क्लोट बनता कैसे। इस क्लोट को बनाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कई सारे फैक्टर्स होते हैं, इन फैक्टर्स को क्लोटिंग फैक्टर्स कहा जाता है। ये क्लोटिंग फैक्टर 12-13 होते हैं, 12-13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। इन क्लोटिंग फैक्टर में जैसे सबसे पहला होता है फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर, चलते जाए फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 11 एंड सो ऑन, ऐसे कई फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर एक दूसरे को एक्टिव करता है, पहला फैक्टर दूसरे को एक्टिव करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, एक पूरी मैकेनिज्म चलती है। इस मैकेनिज्म को कैस्केड मैकेनिज्म कहा जाता है। एक दूसरे को एक्टिव करते जाते हैं, कैस्केड मैकेनिज्म चलती जाती है, और इसी मैकेनिज्म की वजह से फाइनली एक क्लोट बनता है। यानी इस क्लोट को बनाने में ये सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। इन्हीं सारे फैक्टर की मदद से क्लोट बनता है, और ये क्लोट बनने में टाइम 1 से 8 मिनट होना चाहिए। ये नॉर्मल पर्सन की बात है। लेकिन
हीमोफीलिया के केस में क्या होता है, इन फैक्टर में से कोई एक आध फैक्टर मिस हो जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 अपसेट हो जाता है। अगर ये फैक्टर अपसेंट हो गया तो क्या ये मैकेनिज्म डिस्टर्ब होगी, और इसी वजह से यहां पर प्रॉपर क्लोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, या बहुत 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 धीरे धीरे होगा। मतलब इतना टाइम लग जाएगा कि आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक हो सकता है। अब इमेजिन करिए, यहां पर क्लोट प्रॉपर बना ही नहीं, बहुत धीरे धीरे बन रहा है, तो क्या ब्लड लॉस होता रहेगा? और कई बार एक्सेसिव ब्लड लॉस होने से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। मतलब ये एक लिथल डिजीज है, कई बार पर्सन को मार भी देती है। ये घातक रोग है, लिथल रोग होता है। इस रोग में कुछ नहीं, यहां क्लोटिंग टाइम डिले हो गया, क्लोट बनने में टाइम ज्यादा लग रहा है। बताओ क्लोट बनने में टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें कुछ क्लोटिंग फैक्टर की कमी हो गई। अरे कमी होगी तभी तो ऐसा हुआ। अब बात आती है कमी कैसे हो गई। तो इस चीज को जब और अच्छे से स्टडी किया गया तो पता चला इन क्लोटिंग फैक्टर को बनाने वाली जीन ऐसे एक्स क्रोमोसोम पर पाई जाती। इस एक्स क्रोमोसोम पर ये जीन थी, इसी जीन से बनता था आरएनए, आरएनए से बनते थे प्रोटीन, और ये क्लोटिंग फैक्टर बनते थे। अब सोचिए इस जीन में म्यूटेशन हो जाए तो यहां पर प्रॉपर क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेगा, इसी वजह से ये क्लोट नहीं बन पाता, यानी हीमोफीलिया हो जाता है। ये हीमोफीलिया कौन से क्रोमोसोम से लिंक है? एक्स, और एक्स क्रोमोसोम से लिंक है, इसलिए डिजीज को कहा भी जाता है एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड। यहां डिजीज केवल होमोजाइगस में होती है। होमोजाइगस में डिजीज होना रिसेसिव, इसलिए डिजीज का नाम लिखा क्या? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। बिल्कुल ढंग से क्लियर होना चाहिए। एक्स लिंक्ड नाम क्यों लिखा? क्योंकि इसको बनाने वाली जीन एक्स क्रोमोसोम पर है, प्रोटीन फैक्टर को बनाने वाली जीन एक्स क्रोमोसोम पे थी, इसलिए इसको एक्स लिंक्ड कहा जाता है। हीमोफीलिया डिजीज में क्या होता है, कुछ समझ गए सर? बताओ क्या क्लोटिंग टाइम डिले हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्लोटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? बनाने वाली जीन में म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन कौन सी जीन में होता है? एक्स क्रोमोसोम की जीन, इसलिए इसको एक्स लिंक्ड कहते हैं। अब बच्चों ये क्लोटिंग फैक्टर मोस्ट ऑफ टाइम मैंने जैसे कहा 8 की कमी होती है, लेकिन कभी कभी 9 की कमी भी हो सकती है, कभी 11 की भी कमी हो सकती है। इस बेसिस पर हीमोफीलिया के 3 टाइप किए गए, हीमोफीलिया ए, बी एंड सी। तो लिखिएगा सबसे पहले हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमन हीमोफीलिया ए मोस्ट कॉमन। जितने भी हीमोफीलिया आप जानते हैं उनमें सबसे कॉमन टाइप ए का होता है, मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप, ऑल्सो कॉल्ड रॉयल डिजीज। हीमोफीलिया ए को रॉयल डिजीज भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रॉयल डिजीज। अच्छा इसको रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं? हाँ क्योंकि बच्चों इससे सबसे पहली बार क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में देखा गया था। इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया, उनकी फैमिली में इस डिजीज को पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, रॉयल फैमिली में देखा गया था, इसलिए इसको रॉयल डिजीज कहते हैं। क्वीन विक्टोरिया बच्चों वो खुद नॉर्मल थी। हाँ खुद तो कैसी थी? नॉर्मल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उनके जो सक्सेसिव जनरेशन आती थी उन्होंने ये नोटिस किया कि किसी बच्चे को अगर चोट लग जाती है तो वहां ब्लड लॉस होता ही रहता था। फिर उन्होंने उस जमाने के एक साइंटिस्ट जॉन नोट को बुलाया और उनसे कहा कि हमारी फैमिली में ऐसी ऐसी कुछ दिक्कत है। उन्होंने उनकी फैमिली को पूरी तरह से स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद पता चला कि जो क्वीन विक्टोरिया है वो खुद इस डिजीज की कैरियर है। क्या कैरियर नॉर्मल होते हैं लेकिन अगली जनरेशन में डिजीज पहुंचा सकते हैं? तो क्वीन विक्टोरिया कैसी थी? नॉर्मल, लेकिन वो डिजीज पहुंचा रही थी, इसका मतलब उसे कहेंगे कैरियर, और उसी की वजह से डिजीज हो रही थी। अच्छा ये डिजीज पहली बार कहां देखी गई थी? रॉयल फैमिली में, इसलिए इसको नाम भी दिया गया रॉयल डिजीज। तो लिखिएगा फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व इन, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व इन फैमिली ऑफ, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व इन फैमिली ऑफ क्वीन विक्टोरिया, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व इन फैमिली ऑफ क्वीन विक्टोरिया। आगे लिखिए शी वॉज carrier of this disease, she was carrier of this disease, she was carrier of this disease, वो बच्चों डिजीज की कैरियर थी। अच्छा ये जो हीमोफीलिया ए है इसके अंदर एक फैक्टर एब्सेंट होता है, और इसके अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है उसे हम कहेंगे क्लोटिंग फैक्टर नंबर ए। लिखिए दिस डिजीज इज बिकॉज ऑफ, दिस डिजीज इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ
clotting factor 8 because of clotting factor 8, deficiency of clotting factor 8, also called AHG. AHG का फुल फॉर्म होता है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन AHG। एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन। अगले नंबर पे हम समझने जा रहे हैं हीमोफिलिया बी, रेयर डिजीज। ये रेयर केस में देखी जाती है, रेयर डिजीज, ऑल्सो कॉल्ड क्रिस्टमस डिजीज। क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो फैक्टर एब्सेंट होता है उसे बच्चों कई बार क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड क्रिसमस डिजीज। हीमोफिलिया बी, रेयर डिजीज, ऑल्सो कॉल्ड क्रिसमस डिजीज, ऑल्सो कॉल्ड क्रिसमस डिजीज, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 9। इसमें 9 की कमी हो जाती है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 9, ऑल्सो कॉल्ड PTC, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट PTC, also called PTC, plasma thromboplastin component। अगले नंबर पे आता है हीमोफिलिया सी, वेरी 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 रेयर, इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी वेरी रेयर, बहुत रेयर केस में देखी जाती है। लाखों लोगों में स्टडी करोगे तो किसी एक हाथ में दिख जाएगी, तो बहुत रेयर केस में है। ऑटोसोमल डिजीज, ये बच्चों ऑटोसोमल डिजीज, ऑटोसोमल डिजीज, ऑटोसोमल डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 11, due to deficiency of clotting factor 11, also called PTA, also called PTA, plasma thromboplastin antecedent, plasma thromboplastin antecedent PTA। अच्छा, 3 में से ए वाला कौन से फैक्टर की कमी से? 8, बी वाला, सी वाला 8, 9 और 11, 10 नहीं है ना, 8, 9, 11। इनमें से बच्चों इस 8 की जीन एक्स पर है, 9 की जीन एक्स पर है, लेकिन इस 11 की जीन एक्स पे नहीं होती, इसकी जीन ऑटोसोम पे पाई जाती है, इसलिए बच्चों इसको हम ऑटोसोमल डिजीज कहते हैं, वो ऑटोसोमल होता है। अगर कुछ नहीं कहे तो बताओ हीमोफिलिया आप लोग ऑटोसोमल बताओगे या सेक्स लिंक, एक्स लिंक या वाई लिंक, डोमिनेंट रिसेसिव, रिसेसिव। इस हीमोफिलिया में कौन सा हीमोफिलिया रॉयल है? कौन सा वाला? ए। अच्छा, क्वीन विक्टोरिया नॉर्मल थी या अफेक्टेड? हाँ, उसको हम कहेंगे नॉर्मल तो थी लेकिन नॉर्मल में भी कैरियर। हीमोफिलिया के अगर हम जीनोटाइप लिखे तो यहां पर 2 ही अलील है, इसमें एक अलील तो होता है एक्स प्लस और एक होता है एक्स एच। एक्स प्लस ये तो बच्चों नॉर्मल को इंडिकेट करता है और एक्स एच ये हीमोफिलिक को इंडिकेट करता है, ये हीमोफिलिक को इंडिकेट करता है। अच्छा, 2 एलील है तो क्या ये मल्टीपल अलील है? बोलो बोलो बोलो, मल्टीपल कब बोलते हैं? 2 से ज्यादा हो, ये नॉर्मल केस में। अब इसके जीनोटाइप आप खुद लिखेंगे, मेल फीमेल में सेम लिखे या अलग? सोचो सोचो, जीनोटाइप मेल और फीमेल में एक जैसे होंगे अलग अलग? अलग अलग। फीमेल के जीनोटाइप अलग लिखने पड़ेंगे, मेल के जीनोटाइप अलग लिखने पड़ेंगे। और ये ध्यान रखो, जितने भी एक्स लिंक केसेस होते हैं मेल फीमेल में अलग अलग लिखना पड़ता है, क्योंकि फीमेल में एक्स एक्स है जबकि मेल में एक्स वाई है, तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। फीमेल में 3 पॉसिबिलिटी है,
इन तीन में मैं बस यहाँ जीनोटाइप लिख रहा हूँ, बाकी तो आपको लिखना है एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स एच एक्स एच एक्स एच। कहाँ नॉर्मल कहाँ अफेक्टेड आपको लिखना है, कुछ सोचो। मेल में एक्स प्लस वाई एक्स एच वाई। अब ये जीनोटाइप सबको लिखना आना चाहिए। बताइए बच्चों, प्लस प्लस नॉर्मल, अच्छा प्लस एच नॉर्मल तो है बट इनको क्या कहेंगे, कैरियर। नॉर्मल बट कैरियर। अच्छा एक्स एच ये बच्चों यहां पर बन जाएंगे हीमोफिलिक। मेल में एक्स प्लस वाई नॉर्मल, एक्स एच वाई हीमोफिलिक। अच्छा मेल में क्या कैरियर बना, कैरियर यहां पर मेल है या फीमेल है, मेल। ऑटोसोम में कैरियर कौन होते हैं, दोनों। अरे ऑटोसोम तो सेम ही होते हैं। तो जो ऑटोसोमल डिजीज होती है जैसे ऑटोसोमल रिसेसिव एल्बिनिज्म जो हम पढ़ते हैं उसमें मेल फीमेल दोनों कैरियर होते हैं, लेकिन एक सिंग में केवल और केवल फीमेल कैरियर होती है, मेल कैरियर नहीं होते। क्लियर। अब बच्चों इस फीमेल में से ये जो एक्सएच कंडीशन है, हीमोफिलिक कंडीशन जो दिख रही है, इस फीमेल की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, डाई ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इनकी डेथ हो जाती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये मर जाती है। क्यों मर जाती है इसका रीजन कहीं पर भी प्रॉपर क्लियर नहीं लिखा है कि ऐसा क्यों होता है कि इनकी डेथ हो जाती है। बस ये देखा गया है कि जब ये कंडीशन होमोजाइगस आती है इन फीमेल की आपको डेथ होते हुए दिखेगी, लेकिन मेल में एक्सएच वाई होते हुए भी ये नॉर्मल है, ये हीमोफिलिक होंगे लेकिन इनकी डेथ नहीं होती। इनकी डेथ इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ हेमीजाइगस कंडीशन, तो हेमीजाइगस की वजह से कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये बच गए, लेकिन प्रॉपर रीजन मैंने कहा जैसा कि पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। आप लोगों को कभी भी हीमोफिलिक फीमेल नहीं दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि उनके तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेथ हो जाती है, तो पैदा ही नहीं होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मर जाती है। तो इसी वजह से हीमोफिलिक फीमेल कभी भी देखने को नहीं मिलती। अब बच्चों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये फीमेल हीमोफिलिक है, क्वेश्चन आ गया हीमोफिलिक फीमेल है, बताओ क्या जीनोटाइप लिखोगे। हाँ हीमोफिलिक फीमेल मिलती है या नहीं मिलती है, तो फिर जीनोटाइप क्या लिखोगे। हाँ अगर बच्चों हीमोफिलिक फीमेल लिखिए तो आप तब भी एक्सएच लेके ही सोल्व करें। नहीं मिलती हमें भी पता है, लेकिन हो सकता है वो क्वेश्चन हाइपोथेटिकल बनाया है। तो अगर वो हाइपोथेटिकल की मान लीजिए ऐसा होता तो क्या होता, तो हाइपोथेटिकल है, तो अगर हीमोफिलिक फीमेल क्वेश्चन आ जाए तो आप एक्सएच लिख के ही सोल्व करें। ऐसा नहीं कि वहां हीमोफिलिक फीमेल आ जाए और आप पेपर में लिख के आ जाओ कि हीमोफिलिक फीमेल नहीं बनती है, प्लीज क्वेश्चन ढंग से बनाया करो, है ना। तो उन्होंने अगर हीमोफिलिक कहा है तो उसको बस मान के चलेंगे कि हो सकता है हाइपोथेटिकल पूछ रहे। बात समझ में। हीमोफिलिक फीमेल कभी नहीं मिलती, लेकिन आपकी एनसीईआरटी जैसा कहती है एक्सट्रीमली 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 रेयर केस में देखी गई है। मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर केस होता है जहां पर हीमोफिलिक फीमेल को देखा गया, वैसे नहीं मिलती है लेकिन बहुत रेयर केस में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर। ये बच्चों हीमोफिलिया के जीनोटाइप। इसके क्वेश्चन हम अभी थोड़ी देर में लेंगे, पहले कलर ब्लाइंडनेस सोल्व कर लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा कलर ब्लाइंडनेस पहले तो बताओ कौन सी डिजीज है। हाँ मैं ऐसे लिखूंगा सेक्स लिंक रिसेसिव, क्या सही है। सेक्स में भी कौन सा लिंक, एक्स लिंक, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। बाहर पूछ लेना, अभी पूछ लेना बाहर से। हाँ सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, कलर ब्लाइंडनेस कौन सी डिजीज होती है, सेक्स लिंक रिसेसिव। ये जो बच्चों कलर ब्लाइंडनेस होता है, इस डिजीज में होता क्या है तो लिखिएगा, इन दिस डिजीज, इन दिस डिजीज द अफेक्टेड पर्सन, in this disease the affected person can't differentiate, the affected person can't differentiate some basic color like, some basic color like red and green,
red and some basic color like red and green. This is because of defective cones. This is because of defective cones. कौन्स में बच्चों यहां डिफेक्ट आ जाता है. आगे लिखिए, ड्यू टू म्यूटेशन in some genes of X क्रोमोसोम. ये भी बच्चों X क्रोमोसोम के जीन में म्यूटेशन होने की वजह से होता है. अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, इसमें जो अफेक्टेड पर्सन है कलर को नहीं देख पाता. अब ऐसा नहीं कि उसे कलर बिल्कुल नजर ही नहीं आता होगा, कलर दिखाई तो देता है, लेकिन बच्चों वो कलर को प्रॉपर तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर पाता जब वो छोटी साइज के. ये बच्चों इसलिए डिफरेंशिएट नहीं कर पाता क्योंकि उसके कॉन में दिक्कत आ जाती है. कौन सभी जानते हैं कहां मिलते हैं? आई में. आई के अंदर बच्चों ये कॉन सेल होती है. इन कॉन सेल को डेवलप करने में जीन जो पाई जाती है वो एक्स क्रोमोसोम पर. ये एक्स क्रोमोसोम पर जीन है, इसी जीन से ये कॉन का डेवलपमेंट होता है. सोचिए, अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाए तो क्या कॉन में गड़बड़ी होगी? और जब कॉन गड़बड़ बनेंगे तो पर्सन कलर को पहचान नहीं पाएगा, उसे प्रॉब्लम आ जाएगी. अब बच्चों यहां पर मैंने जैसा कहा कि ये ऐसा नहीं कि कलर को बिल्कुल नहीं पहचान पाते, कलर को पहचानते हैं, बस वो छोटी साइज में उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. जैसे आपको समझाने के लिए मैंने एक कलर तो यहां पर बना दिया रेड कलर है, और एक कलर यहां पर बना दिया ग्रीन कलर. क्या आप इनको पहचान पा रहे हो? तो जो अफेक्टेड पर्सन है वो भी पहचान लेता है. गड़बड़ कब करता है? हाँ, जब इनको छोटी साइज का बनाया जाए और पास में बनाया जाए. जैसे मैंने इनको छोटी साइज का इसे पास में बनाया है, क्या आप इनको पहचान पा रहे हो? अफेक्टेड पर्सन भी पहचान जाएगा. गड़बड़ तो तब होगी जब इनको छोटी साइज का और बहुत पास बनाया जाए, मतलब यहां पर ऐसे बनाया जाए. बताइए, क्या पहचान पा रहे हो? हाँ. हाँ, इस जगह पे गड़बड़ होती है. तो ऐसा नहीं कि उसे बिल्कुल कलर दिखाई नहीं देता, कलर उसे दिखाई देता है, लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जब छोटी साइज के और पास बना दिया जाए तब जाके उसको देखने में प्रॉब्लम आती है. अब बच्चों ये जो पर्सन है, कई बार उसको पता ही नहीं चलता कि वो कलर ब्लाइंड, मतलब कलर ब्लाइंड पर्सन को खुद को पता नहीं चलता कि वो कलर ब्लाइंड है जब तक कि प्रॉपर टेस्ट ना की जाए. और इसकी टेस्ट हमेशा करने की जरूरत भी नहीं है. ऐसा नहीं कि हम हर जगह कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट देते रहते होंगे, नहीं. कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट कंपलसरी होता है. जैसे इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है जब आर्मी में ज्वाइनिंग होती है. हाँ, रेलवे में जो लोको पायलट बनते हैं उनको, उनके लिए कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट करना पड़ता है. इसी तरह से एरोप्लेन के जो पायलट होते हैं उनको कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट देना पड़ता है. तो कुछ केसेस में कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट कंपलसरी हो जाता है. अच्छा, इसी तरह से जब एफएमसी में आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है, एमबीबीएस में भी, वहां पे भी वो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट एक बार लेते हैं. तो कुछ केसेस में यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट देना कंपलसरी होता है. मान लीजिए रेलवे का कोई लोको पायलट ड्राइवर है, उसे रेड कलर नहीं दिखता. हाँ, और अगर वो ट्रेन चलाने बैठे तो उसकी ट्रेन बच्चों फिर कभी नहीं रुकेगी, है ना. तो कुछ केसेस में कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट बहुत ही कंपलसरी होता है. बात आती है टेस्ट कैसे किया जाए. इनको टेस्ट करने के लिए एक स्पेशल टेस्ट की जाती है जिसका नाम है इशिहारा टेस्ट, नॉट इशारा, है ना. यहाँ जो टेस्ट की जाती है उसे कहा जाता है इशिहारा टेस्ट है. ये जो बच्चों इशिहारा टेस्ट होता है, इसके अंदर बच्चों इस तरह के कार्ड बने होते हैं. इन कार्ड पर ऐसे रेड कलर के ऐसे सर्कल्स होते हैं, उसमें पहले बड़ी साइज फिर छोटी साइज. इसी तरह से ग्रीन कलर के सर्कल होते हैं, पहले बड़ी साइज फिर छोटी साइज. फिर उस पर्सन से कहा जाता है इसमें रेड कितने, ग्रीन कितने. तो जब वो बड़ी साइज के होते हैं तब तो उनको काउंट करता रहता है, लेकिन जब ये छोटी साइज के होते हैं तो वहां पर उसको प्रॉब्लम आने लग जाती है. मतलब छोटी साइज में वो काउंटिंग में दिक्कत करेगा, तो उस बेसिस पर हम इसको पहचानते हैं. नॉर्मली जो कलर पहचान में नहीं आते वो तीन है. इन तीन कलर में एक तो होता है रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू. लेकिन मैंने आपको बस दो ही बताया, रेड और ग्रीन, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दो लिखे. आपके एनसीईआरटी में ब्लू का नाम नहीं लिखा है, उसके पीछे एक रीजन है. हम जो डिजीज पढ़ रहे हैं ये एक्स लिंक्ड है, और एक्स लिंक में रेड और ग्रीन ही एक्स लिंक्ड होता है, जबकि जो ब्लू कलर के कॉन्स बनते हैं वो बच्चों ऑटोसोम की वजह से बनते हैं. इसलिए आपके एनसीईआरटी ने बड़ी अच्छी समझदारी दिखाई और उन्होंने जो कलर के नाम लिखे उसमें केवल और केवल रेड और ग्रीन दिए, लेकिन ऐसे ब्लू कलर के लिए भी हो सकता है. इन तीन कलर के बेसिस पर कलर ब्लाइंडनेस के तीन टाइप होते हैं. इन तीन टाइप में एक टाइप आता है ट्राइटेनोपिया, प्रोटेनोपिया एंड ड्यूटेरनोपिया. ऐसे बच्चों ये तीन टाइप होते हैं, ट्राइटेनोपिया, प्रोटेनोपिया एंड ड्यूटेनोपिया.
ट्राइटेनोपिया तब बोला जाता है जब ब्लू कलर को देखने में दिक्कत हो, प्रोटेनोपिया तब बोला जाता है जब रेड कलर में हो, और ड्यूटेनोपिया तब बोला जाता है जब ग्रीन कलर में देखने में प्रॉब्लम हो। इसको बच्चों इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, टब पर डॉग, टब पर डॉग। बताइए, ट्राइटेनोपिया फॉर ब्लू, प्रोटेनोपिया फॉर रेड, ड्यूटेनोपिया फॉर ग्रीन। कैसे याद रखते हैं? टब पर डॉग, तो टब पर डॉग से ध्यान रखना। अच्छा, ये ट्राइटेनोपिया कौन सा वाला है? ऑटोसोमल। और ये दोनों कौन से हैं? एक्स है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहे तो आपको यही बताना, कलर ब्लाइंडनेस कौन सी डिजीज है? एक्सिंग। कुछ इसमें ऑटोसोमल भी होता है, लेकिन ज्यादातर एक्सिंग वाला ही होता है। अब बच्चों इसके ये तीनों टाइप लिख लो, फिर इसके जीनोटाइप लिख लो। इसके बच्चों अगर हम अलील ले तो यहां पर केवल दो ही अलील है। एक अलील तो एक्स प्लस और दूसरा अलील एक्स सी। सी वाला यहां पर कलर ब्लाइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसके जीनोटाइप फटाफट आप लोग लिखो, सबको लिखना आना चाहिए। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स सी ले लेंगे। अब यहाँ एक्स सी, यहाँ एक्स प्लस यहाँ एक्स सी। कहाँ नॉर्मल कहाँ कलर ब्लाइंड, अब ये लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक्स प्लस पर्सन नॉर्मल, एक्स प्लस एक्स सी नॉर्मल बट कैरियर, एक्स स्मॉल सी कलर ब्लाइंड। यहाँ पर एक्स प्लस वाई में नॉर्मल, एक्स सी वाई में कलर ब्लाइंड। मुझे बताओ, यहाँ कैरियर मेल या फीमेल? हाँ हाँ, फीमेल। मेल कैरियर नहीं है। आप लोग ये हमेशा याद रखना, एक स्ट्रिंग में केवल और केवल हाँ फीमेल कैरियर होती है, मेल कभी भी कैरियर नहीं होते। अब बच्चों इस केस में फीमेल में यहां पर सी है, लेकिन फिर भी ये नॉर्मल है। बताओ क्यों? क्या यहाँ प्लस आ गया तो क्या डोमिनेंसी काम कर गई? लेकिन मेल में जैसे सी आया, क्या मेल कलर ब्लाइंड हो गया? ऐसा क्यों? हेमीजाइगस। हेमीजाइगस में एक अलील आती है, वो अपने आप को शो कर देता है। अब मैं यहां पर अगर परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस निकालता हूं, कलर ब्लाइंडनेस की परसेंटेज निकाली जाए, तो यहां कलर ब्लाइंडनेस की परसेंटेज 1 है आउट ऑफ कितने केसेस? 3। तो 1/3 इंटू 100 परसेंटेज निकाले तो यह आ जाएगा 33.3%। लेकिन यहां पर अगर कलर ब्लाइंडनेस की परसेंटेज निकाले तो 1 है आउट ऑफ 2 केसेस इंटू 100, तो यहां आ जाएगा 50%। इस डेटा के बेसिस पे आप मुझे बताओ, कलर ब्लाइंडनेस मेल में ज्यादा आती है फीमेल में? मेल में कलर ब्लाइंडनेस ज्यादा आती है, और उसके पीछे रीजन क्या है? हेमीजाइगस। एक अलील आया तब भी मेल कलर ब्लाइंड बन जाता है, एक अलील आते ही कलर ब्लाइंड बन जाता है, क्योंकि हेमीजाइगस कंडीशन। तो हेमीजाइगस होने की वजह से मेल में कलर ब्लाइंडनेस के चांस ज्यादा होते, यहां 50% तक आ जाते। अच्छा, अगर कोई पर्सन कलर ब्लाइंड है तो क्या उसकी डेथ हो जाती है? मतलब ये लिथल डिजीज नहीं है। हीमोफीलिया कैसा है? लेकिन कलर ब्लाइंडनेस लिथल नहीं है। दोनों ही एक्सटिंक्ट है, दोनों ही रिसेसिव है, लेकिन एक लिथल है एक लिथल नहीं है। एक लाइन लिख लीजिएगा, लिखिए। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज आर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज आर
more common in male, more common in male due to hemizygous condition, due to hemizygous condition, due to hemizygous condition. एक लाइन और लिखिएगा, according to a survey, according to a survey 8% male, according to a survey 8% male has to be colorblind, 8% male has to be colorblind, but only 0.4% फीमेल। ये आपके एनसीईआरटी का एक डेटा दिया है। मेल में कलर ब्लाइंडनेस कितना परसेंट देखा गया? 8%। फीमेल में बताइए, मेल में ज्यादा परसेंटेज क्यों देखी गई? हेमिजाइगस, तो हेमिजाइगस होने की वजह से मेल में कलर ब्लाइंडनेस के चांस ज्यादा होते, मेल यहाँ पर बच्चों ज्यादा कलर ब्लाइंड बनते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा, अगर हम यहाँ पर XX और XY एलील लेते हैं, ये फीमेल के क्रोमोसोम है, ये मेल के क्रोमोसोम है, जब अगली जनरेशन बनेगी तो बताओ, इनके मान लीजिए कोई लड़का हुआ तो लड़के में Y कहां से आएगा? फादर। एक ही चॉइस है कि Y तो यही से आ सकता है और कहीं से नहीं आ सकता। अच्छा X कहां से आएगा? हाँ, मदर में 2 X है, दोनों X में से कौन सा? कोई सा भी। तो एक बात ये अच्छे से ध्यान रखना, सन में जो X आता है, लड़कों में X आता है, वो हमेशा उसकी मदर से ही आता है और कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ फादर से तो Y आ जाएगा। अब यहाँ पर डॉटर है, अच्छा डॉटर में क्या 2 X क्रोमोसोम है? दोनों के दोनों उसकी मदर से आएंगे? नहीं, एक मदर से तो एक, तो फादर वाला जो एक्स क्रोमोसोम है ये श्योर है हमेशा कहां जाएगा? डॉटर। और यहां पर इन दोनों एक्स में से एक एक्स मदर से आ जाएगा। तो याद रखिएगा, फादर का एक्स क्रोमोसोम हमेशा डॉटर में जाता है और सन में एक्स क्रोमोसोम हमेशा उनकी मदर से आता है। अब बच्चों आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर क्वेश्चन लिया, उसमें मैंने ये कह दिया कि जो फीमेल है कलर ब्लाइंड है, फीमेल कलर ब्लाइंड है। बताओ जीनोटाइप क्या लिखूं? XCXC। अच्छा, और ये जो मेल है ये नॉर्मल है, नॉर्मल है मतलब जीनोटाइप बोलो X+Y या XY आप सिंपल लिख सकते हो। अब बच्चों मान लीजिए इनके कोई सन हुआ, लड़का हुआ, तो बताइए उस लड़के में Y तो क्या इसके फादर से आ जाएगा? बताओ X कहां से आएगा? अच्छा मदर से, यहां से दोनों X में से कौन सा आएगा? कोई भी, रेंडम है, 50% है, कोई भी आ सकता है। यहां से XCY आ गया, तो बताओ ये कैसा? कलर ब्लाइंड। तो एक बहुत अच्छा कंक्लूजन सीखा, मदर अगर कलर ब्लाइंड है तो सन कलर ब्लाइंड होंगे ही होंगे। अच्छा इनके 3 सन हुए तो तीनों कलर ब्लाइंड, 5 सन हुए तो जितने भी लड़के होंगे सारे कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। क्लियर? तो हमने एक बहुत अच्छा कंक्लूजन यहां सीख लिया, हमने सीखा मदर कलर ब्लाइंड, मदर कलर ब्लाइंड मतलब अफेक्टेड, तो सन भी क्या अफेक्टेड होंगे? तो ये डिजीज कौन सी हो जाएगी? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। मदर अफेक्टेड, सारे सन अफेक्ट होंगे एक्स रिसेसिव। अब बच्चों यहां पर कभी आपको ऐसा दिखे मदर तो अफेक्टेड दिख जाए लेकिन सन नॉर्मल दिख जाए, क्या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है? सोचो सोचो, अब दिमाग लगाओ। हाँ, कभी नहीं हो सकता। मदर अफेक्टेड है, मदर अफेक्टेड है तो सन तो अफेक्टेड होंगे ही होंगे। अगर बच्चों मदर अफेक्टेड तो सन अफेक्टेड, मदर अफेक्टेड और सन कैसा दिख जाए? नॉर्मल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ये डिजीज हो ही नहीं सकती, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कभी नहीं हो सकती। इन्हीं क्लू का हम पेडिग्री में यूज करें। आगे बच्चों जब नेक्स्ट क्लास में आपको पेडिग्री समझाऊंगा तो वहां पर मैं बताऊंगा कि अगर यहां पर ये देखिए, ये सिंबल जानते हो, ये तो है फीमेल, ये मेल, अगर इसको डार्क कर दूं तो अब इनका मान लीजिए ये लड़का हुआ, यहां पर बताओ मदर कैसी है? अफेक्टेड। सन कैसा है? नॉर्मल। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता। जैसे किसी पेडिग्री में ऐसा दिख जाए समझ जाना एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो ही नहीं सकता। बताओ एक्स लिंक्ड रिसेसिव कब नहीं होता? आप ढंग से बोलना सर। मदर अफेक्टेड, सन नॉर्मल, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। हाँ, ये हम आगे यूज करेंगे। अब बच्चों फादर के रिस्पेक्ट में सोचे, यहां पर अगर फादर के रिस्पेक्ट में सोचे, फादर अगर नॉर्मल है तो इनकी जो डॉटर बनेगी, सोच समझ के जवाब देना, क्या यहां से ये प्लस आएगा? अच्छा प्लस आ गया, दूसरा एलील कुछ भी है मुझे नहीं पता, अगर प्लस आ गया तो ये तो नॉर्मल होना ही है। अरे प्लस आ गया तो नॉर्मल होना ही है। बताओ मदर से यहां से एक सी आ भी जाता है,
ये हो गई कैरियर, लेकिन कैरियर भी नॉर्मल ही है। तो हमने एक बहुत अच्छा कंक्लूजन और सीखा, फादर अगर नॉर्मल है तो डॉटर नॉर्मल होगी ही होगी। अगर बच्चों किसी पेडिग्री में फादर आपको नॉर्मल दिख रहे हैं तो बताओ डॉटर भी नॉर्मल दिख रही है, क्या एक्स रिसेसिव हो सकता है? लेकिन ऐसा दिखे, फादर तो नॉर्मल दिख जाए लेकिन डॉटर अफेक्टेड दिख जाए, डॉटर अफेक्टेड दिख जाए, तो एक्स रिसेसिव नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। क्योंकि बच्चों अगर यहां पर पेडिग्री बना के समझा देता हूं, ये फादर यहां पर नॉर्मल है और ये इनकी डॉटर अफेक्टेड, बताओ फादर कैसे नॉर्मल, डॉटर कैसे अफेक्टेड, एक्स रिसेसिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता समझे? क्योंकि अगर ये नॉर्मल है तो यहां पर क्या होगा, एक्स प्लस वाई, और ये प्लस यहां जाएगा तो इसको तो नॉर्मल होना चाहिए। अरे बात समझे ना? तो बताओ एक्स रिसेसिव कितने केस में नहीं हो सकता? दोनों केस बिल्कुल ढंग से पढ़ लेना। पहला बोलो मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल, तब नहीं हो सकता। दूसरा फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, तब नहीं हो सकता। ये चीजें मैं आपको आगे नोट करवाऊंगा, जब हम पेडिग्री समझेंगे वहां पर एक क्लू लिखवा दूंगा, मैं आपको स्टेप में समझा दूंगा। तो ध्यान रखना कितने केस में एक सिंगल रिसेसिव नहीं होता, तो दो। क्या दोनों केस समझ में आए? अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगली क्लास में लेंगे, आज नहीं। ओके बच्चों, थैंक यू।